हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बारी कंफर्म कर देंगे बच्चों। जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। सबको हैप्पी होली। करण कह रहा है सर आपने आज एक्स्ट्रा क्लास क्यों ली? बेटा तुम ये चाहते हो कि मैं सुनील सर वाली एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूं? करण तुम्हारे लिए मैं ये भी कर देता हूं। कहां गया मेरा मोबाइल? तुम कहोगे बेटा इतना प्यार मुझे बच्चे देते हैं ना, मेरा मोबाइल कहां है? मैं बोलता हूं सर सुनील सर वाली क्लास भी गुरप्रीत सर की लगा दीजिए। बच्चों को आज मजा आ जाना चाहिए लॉ में। ठीक है, तो तुम्हारे लिए सुनील सर वाली क्लास भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अभी कह देता हूं, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है अभी बोल देता हूं, एक और क्लास लग जाएगी तो फिर पूछना सर आज आपने 2 एक्स्ट्रा क्लास क्यों ली, फिर ये पूछना मुझसे। हम सोच रहे थे वीक का रिवीजन कर लेंगे। अबे कल करो, परसों करो। कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, करो रिवीजन। किसने मना किया है? ठीक है, चलिए। अगर अब किसी ने बोला कि सर एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल कर दो, तो उसकी एक और एक्स्ट्रा क्लास लगने में मुझे देर नहीं लगेगी। मैं सुनील सर वाली क्लास भी ले लूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टोटल 3 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है डिक्लेरेशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 123 से लेकर सेक्शन नंबर 127। यानी कितना छोटा चैप्टर आप देख सकते हो, तो ज्यादा टाइम इसमें हमें नहीं लगेगा। आप मान के चलिए टोटल 3 लेक्चर्स लगेंगे, जिसमें से 2 लेक्चर तो आज ही हो जाएंगे, यानी ट्यूसडे को यह चैप्टर ओवर भी हो जाएगा। शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ट्यूसडे को ये चैप्टर ओवर भी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। आज का टारगेट हम रखेंगे, आज का मतलब ना ना ना, ये तो गलत लाइन लिख दी गुरप्रीत सर ने। ना 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 ना, दिस लेक्चर टारगेट। भाई इस लेक्चर का टारगेट क्या है वो लिखेंगे। इस लेक्चर का टारगेट हम रखेंगे सेक्शन नंबर 123। सेक्शन नंबर 123, बस एक सेक्शन करेंगे इसमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिविडेंड की जर्नी को। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों को आना चाहिए वो आना चाहिए सर, व्हाट इज डिविडेंड? सर डिविडेंड होता क्या है सर? व्हाट इज डिविडेंड? सर डिविडेंड एग्जैक्टली क्या होता है सर? मैंने कहा चलो सारे बच्चे पेज नंबर ओपन करेंगे 8.2। सारे बच्चे पेज नंबर 8.2 ओपन करेंगे। उसमें डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन दी हुई है। और डिविडेंड का मतलब उन्होंने पता क्या लिखा? मैं पढ़ा, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है वो लिखा हुआ है, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। वाह, मैंने कहा कि भाई मतलब समझ लेता हूं कि डिविडेंड क्या होता है, समझने की कोशिश करता हूं कि डिविडेंड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है।
तो सेक्शन 2 में गया, जब सेक्शन 2 में गया वहां डिविडेंड की डेफिनेशन देखी तो वहां लिखा था डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। क्या इसे पढ़कर, इस डेफिनेशन को पढ़कर क्या डिविडेंड का एक्चुअल मीनिंग समझ आता है? द आंसर इज नो। आप इस डेफिनेशन को 50 बार भी पढ़ लेंगे तो भी एक्चुअली डिविडेंड क्या होता है उसका मीनिंग समझ नहीं आता, क्योंकि ये डेफिनेशन ही इस तरह से बनाई गई है, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। बट अगर हम नॉर्मल एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं, कोई आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछ ले कि डिविडेंड क्या होता है, तो आप उसे बताना डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग शेयर होल्डर्स, या टू शेयर होल्डर्स लिख लो, प्रॉफिट्स टू मेंबर ऑफ कंपनी। यानी डिविडेंड का मतलब है कि जब हम अपने मेंबर्स को क्या बांटते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं, उसे बोला जाता है डिविडेंड, उसे बोला जाता है डिविडेंड। एक क्वेश्चन आपके मन में आता है कि सर जो डिविडेंड होता है वो क्या इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है? सर क्या वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, या क्या वो सर डिबेंचर होल्डर को मिलता है? सर डिविडेंड किसको मिलता है? बेटा डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिलता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को ही डिविडेंड मिलता है। बस फर्क इतना है कि इक्विटी शेयर होल्डर का कोई रेट फिक्स नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट फिक्स होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, ओके सर। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, एग्जैक्टली ऐसा लॉ ने क्यों लिखा? क्योंकि बेटा डिविडेंड ना दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं डिविडेंड? दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। क्या सर रियल लाइफ में भी इसी टाइप के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड? बिल्कुल बेटा। जैसे गुरप्रीत सर ने एक कंपनी है जिसके शेयर्स खरीद रखे हैं, उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको दिख रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? करंटली क्या रेट चल रहा है देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर क्या रेट चल रहा है इसका, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर क्या रेट चल रहा है? 165.15 का ये शेयर चल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसकी शेयर लिस्ट है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट है। क्या कंपनी एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना? ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर हम देखते हैं, देखिएगा अनाउंसमेंट डेट लिखी हुई है और यहां पर डिविडेंड टाइप लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा डिविडेंड टाइप। तो इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल, इंटरिम, इंटरिम, फाइनल, इंटरिम, फाइनल, इंटरिम, 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 फाइनल, इंटरिम, फाइनल, 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 फाइनल। तो यानी रियल लाइफ में बेटा इंटरिम और फाइनल डिविडेंड दिए जाते हैं। आपके सामने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक ऐसा एग्जांपल है जो कॉन्टिन्यूसली डिविडेंड दे रही है, इंटरिम टाइप का भी दे रही है और फाइनल टाइप का भी दे रही है। अब आपका क्वेश्चन आता है, सर इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में फर्क क्या होता है? बेटा सिर्फ टाइमिंग का फर्क होता है। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं एक ईयर बनाता हूं, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? आज क्या डेट है? आज डेट है 23 मार्च। ठीक है, तो मान लीजिए 1 अप्रैल, ध्यान से सुनना आप जो मैं कह रहा हूं, 1 अप्रैल
2023 से लेकर 31 मार्च 2024, ये क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 23-24। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 23-24। यस। अब हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे कि हर कंपनी को ना एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना मैंडेटरी है। क्या बुलाना मैंडेटरी है? एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना मैंडेटरी है। ठीक है, ओके सर। और वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बुलाई जाती है। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो कब होगी? वो 30 सितंबर, यानी वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2024 के बीच में करी जाएगी। आप 30 सितंबर को भी कर सकते हो। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसकी लास्ट डेट यहां पर कंपनी क्या बुलाएगी? एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगी। कौन से ईयर की एनुअल जनरल बुलाएगी? पिछले फाइनेंशियल ईयर की, FY 23-24 की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग पता है क्यों बुलाई जाती है? क्योंकि यहां पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया जाता है? अप्रूव किया जाता है। क्या किया जाता है? यहां पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया जाता है? कैसे अप्रूव करते हैं? शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो इसीलिए ये एनुअल जनरल मीटिंग जरूरी होती है बुलानी। और इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। यानी फाइनल डिविडेंड का रूल बहुत सिंपल है कि आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं, आपको पूरा प्रॉफिट क्लियर हो चुका है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, और उसमें से जब आप डिविडेंड बांटते हो तो भैया आपको मिलता है फाइनल डिविडेंड। यानी फाइनल डिविडेंड हमेशा कब डिक्लेयर होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। कब डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका रेट रिकमेंड करते हैं। फाइनल डिविडेंड का रेट क्या होगा? कौन रिकमेंड करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं। मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10% रेट रिकमेंड किया, फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके वो रेट अप्रूव करवाया जाता है शेयर होल्डर से। यानी वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उस रेट को क्या कर सकते हैं? अप्रूव कर सकते हैं। क्या शेयर होल्डर उस रेट को बढ़ा सकते हैं? द आंसर इज नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिकमेंड किया है या तो वो उसको अप्रूव कर देंगे या उसको कम करके अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकते। सो फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव होता है। अब आता है सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? बेटा इंटरिम डिविडेंड का बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर कंपनी साल के बीच में, यानी यहां पर, यानी जब तक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, जब तक कंपनी के अकाउंट्स अप्रूव नहीं हो जाते, उससे पहले कंपनी अगर कभी भी डिविडेंड बांट रही है तो उस डिविडेंड को बोला जाएगा इंटरिम डिविडेंड। उस डिविडेंड को क्या बोला जाएगा? इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। यानी बीच में दिया गया डिविडेंड, और इसमें शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं होता। ये कौन अनाउंस करता है? यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं और सीधा पे कर देते हैं। तो फाइनल डिविडेंड तो सिर्फ 1 साल का एक ही बार पे किया जाता है। मतलब FY 23-24 का फाइनल डिविडेंड उसकी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक बार दिया जाएगा। बट इंटरिम डिविडेंड कंपनी मल्टीपल टाइम दे सकती है। यानी एक बारी यहां दे दिया, 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 एक बारी यहां दे दिया। तो मल्टीपल टाइम्स जो है कंपनी क्या दे सकती है? इंटरिम डिविडेंड बांट सकती है, इंटरिम डिविडेंड बांट सकती है। मान लीजिए जैसे एक कंपनी ने हो सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में 3 बार इंटरिम डिविडेंड बांटा और बाद में उसका फाइनल डिविडेंड भी बांटा, तो शेयर होल्डर को तो 4 बार डिविडेंड मिल गया ना साल में। वो शेयर होल्डर बहुत ज्यादा क्या रहेगा? खुश रहेगा। वो शेयर होल्डर क्या रहेगा? बहुत ज्यादा खुश रहेगा। ओके सर, आइए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर
सेक्शन 2 क्लॉज 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 while defining the term dividend simply mention कि डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड इन कॉमन पार्लेंस मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, आम भाषा में अगर बोला जाए, डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी टू मेंबर्स। कंपनी के मेंबर्स को अगर हम पैसा बांट रहे हैं, कहां से बांट रहे हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनी के प्रॉफिट्स में से और कंपनी के फ्री रिजर्व्स में से अगर हम पैसा बांटते हैं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। यानी शेयर होल्डर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले उसे क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सो डिविडेंड इज द शेयर होल्डर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। यानी अगर कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे कितना पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो मेरे लिए क्या है? रिटर्न होता है। वो मेरे लिए क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके सर, अब यहां पर जो डिविडेंड होता है ना, वो कहां से बांटा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से बांटा जाता है, यानी प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा। क्या यह जरूरी है? मान लीजिए अगर कंपनी ने 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया, क्या यह जरूरी है कि कंपनी पूरा 100 करोड़ ही बांट देगी? द आंसर इज नो। जरूरी नहीं है भाई। 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया तो कंपनी 100 करोड़ ही डिविडेंड बांट देगी, वो कंपनी डिसाइड करेगी। अगर कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? कि भैया 20 करोड़ डिविडेंड दे दिया, 20 करोड़ डिविडेंड दे दिया और 80 करोड़ क्या कर लिया? अपने पास रिटेन्ड करके रख लिया, है ना, अपने पास रिटेन्ड करके रख लिया। क्या कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि इस साल कोई भी डिविडेंड ना दे? बिल्कुल, कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड नहीं दिया और पूरा पैसा अपने पास क्या रख लिया? संभाल कर रख लिया। तो डिविडेंड, जस्ट बिकॉज कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलेगा? जब उसे डिक्लेयर किया जाएगा, जब उसे अनाउंस किया जाएगा। इंटरिम डिविडेंड तब मिलेगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करेंगे और फाइनल डिविडेंड तब मिलेगा जब शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करेंगे। सो द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड एलोकेटेड एज पेएबल टू शेयर होल्डर्स व्हेन एवर डिक्लेयर्ड। तो इंपॉर्टेंट है कि वो क्या होना चाहिए? डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मान लीजिए ये एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ सकता है। मान लीजिए फाइनल डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं, फाइनल डिविडेंड की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10% रेट रिकमेंड किया। 10% रेट क्या किया? रिकमेंड। सर ये रिकमेंड कहां करते हैं बेटा? ये रिकमेंड किया जाता है बोर्ड रिपोर्ट में। कहां रिकमेंड किया जाता है? कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें रेट रिकमेंड करते हैं और फिर एजीएम होगी, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, ठीक है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? अप्रूव करना पड़ेगा। कैसे अप्रूव करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करना पड़ेगा। क्या वो अप्रूव करते हुए इस रेट को बढ़ा सकते हैं? मतलब क्या वो 10% से इसे 12% कर सकते हैं? तो यहां पर कंपनीज एक्ट तो कुछ नहीं कहता, लेकिन कंपनी का जो हमने शेड्यूल 1 के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो टेबल एफ है, कौन सा टेबल है? टेबल एफ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, टेबल एफ, जिसमें 92 बातें लिखी हुई थी। तो उस टेबल एफ में लिखा हुआ है कि आप इस रेट को बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। बढ़ाने से मना किया है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम उसे घटा सकते हैं, बस बढ़ा नहीं सकते। लेकिन शेयर होल्डर्स क्यों घटाएंगे? नॉर्मली नहीं घटाएंगे ना, वो तो हमेशा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, ये बात टेबल एफ में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टेबल एफ के अंदर लिखी हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा यही आता है, द कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब वो डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी अप्रूव करवा सकते हैं। बट नो डिविडेंड का रेट एक्सीड नहीं कर सकता जो रेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है। और यह बात शेड्यूल 1 के टेबल एफ के रेगुलेशन नंबर 80 में मेंशन्ड है, ठीक है।
डिविडेंड कहां पर रिकमेंड किया जाता है? डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट बनाते हैं उसके अंदर, और इसे अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स। कैसे अप्रूव करते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। कहां पर? एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग में जब तक फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर ना हो जाए तब तक वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, तब तक वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं है। यानी जिस दिन फाइनल डिविडेंड अप्रूव हो जाएगा शेयर होल्डर से, उस दिन वो कंपनी की क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। उस दिन से वो कंपनी की लायबिलिटी में दिखने लगेगा, अदरवाइज वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं माना जाता। जस्ट बिकॉज अगर हमने डिविडेंड प्रपोज किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया और शेयर होल्डर्स ने उसे अप्रूव नहीं किया, तो उस केस में वो कंपनी को शेयर होल्डर्स को देने की जरूरत नहीं है। सो डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी unless it is declared by the shareholder at validly constituted general meeting by passing an ordinary resolution at the rate recommended by the board। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेट रिकमेंड किया जैसे कि 10%, और सच लोअर रेट्स एज दे में डिसाइड, यानी 10% के रेट को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है उसे शेयर होल्डर्स कम तो करवा सकते हैं, लेकिन उसे ज्यादा करने की पावर उनके पास नहीं है, उसे ज्यादा करने की पावर उनके पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जो हम रेट कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसकी शेयर की फेस वैल्यू है ₹100। शेयर की फेस वैल्यू क्या है? ₹100। उसकी मार्केट वैल्यू है ₹500। उसकी मार्केट वैल्यू है ₹500, और पेड अप अमाउंट है अभी रुपीज, मान लीजिए ₹80। सवाल यह आता है कि अगर कंपनी कह रही है कि मैं इस साल 5% डिविडेंड दूंगी, तो यह 5% डिविडेंड कौन से अमाउंट पर होता है? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू या पेड अप वैल्यू पर? कौन से अमाउंट पर दिया जाता है? फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, मार्केट वैल्यू या पेड अप वैल्यू, कौन से अमाउंट पर यह 5% का मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो यहां पर दो चीजें हैं बेटा, एक है जनरल रूल ये बोलता है ये जो 5% है ये मल्टीप्लाई किया जाएगा ₹100 यानी फेस वैल्यू से, ठीक है, फेस वैल्यू से, यानी ₹5 आएगा, ठीक है। लेकिन इस रूल का एक्सेप्शन है जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। इस रूल का एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 51 में। कहां दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 51 के अंदर ये एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है, अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? अलाउ करता है, तो कंपनी फेस वैल्यू की जगह पेड अप पर भी दे सकती है, यानी फिर 5% इंटू 80 इज इक्वल टू ₹4 दिया जाएगा। बट नॉर्मली ये कब होगा? जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि कंपनी जो है डिविडेंड का रेट जो है पेड अप से मल्टीप्लाई करेगी, तभी ऐसा होता है। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, रियल लाइफ में जो हम मल्टीप्लीकेशंस करते हैं वो किससे करते हैं? फेस वैल्यू से ही करते हैं। बट क्या कंपनी अगर चाहे तो पेड अप पर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये पावर है तो। और ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात सेक्शन 51 के अंदर लिखी हुई है। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और आपको मल्टीपल रेट्स दिए हुए हैं, आपको हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, अनलेस अंटिल वो कह दे कि सेक्शन 51 अप्लाई करो, ठीक है। तो यही वाला एग्जांपल सारे बच्चे रीड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 रीड करेंगे सभी बच्चे। एग्जाम्पल 2 भी रीड कर सकते हो, वैसे तो दोनों हो चुके हैं, 1 और 2 दोनों रीड कर लीजिए।
चिराग बेटा एजीएम कब होगी उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे चैप्टर 7 में, सेक्शन नंबर 96 में। अभी के लिए एजीएम की बात छोड़ दो, ठीक है। यस चिराग, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बेटा एजीएम पे। आज टॉपिक एजीएम नहीं है, आज टॉपिक डिविडेंड है ना, इसलिए एजीएम पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रही है। बट एजीएम पे जब हम चर्चा करेंगे तो 1-2 लेक्चर्स लगेंगे एजीएम पर, डोंट वरी, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, एबी लिमिटेड ने इक्विटी शेयर इशू करे हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। करंट मार्केट प्राइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर चल रहा है 250 रुपए, यानी मार्केट वैल्यू है 250 रुपए। कंपनी ने अपनी एजीएम में डिविडेंड को 20% पर डिक्लेयर किया। एजीएम में करा मतलब कौन सा डिविडेंड है, एफडी है, एफडी मतलब फाइनल डिविडेंड, ठीक है। मिस्टर शेखर के पास कंपनी के 1000 शेयर्स है जो उसने 300 रुपए में खरीदे। उसने कितने में खरीदे, 300 रुपए में खरीदे। अब एक बच्चा कहेगा सर मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा क्यों सर, अगर मार्केट में रेट 250 रुपए है तो इस पागल ने 300 रुपए में क्यों खरीदे, क्या ये पागल इंसान है? बेटा जब इसने खरीदे होंगे उस टाइम पे जो प्राइस है वो चल रहा होगा मेरे बच्चा कितना, 300 रुपए। आज प्राइस तो रोज चेंज होता है, रोज क्या सुबह शाम चेंज हो रहा है ना। जो स्टॉक एक्सचेंज पे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, हो सकता है इंडियन ऑयल का प्राइस चेंज हो चुका हो, ओके। तो यहां पर वो बोल रहा है जब उसने खरीदे थे तो 300 पे खरीदे थे, मतलब उस टाइम पे मार्केट रेट 300 चल रहा होगा। अब जब डिविडेंड मिलेगा, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही विल रिसीव, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही विल रिसीव, दैट इज 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज की फेस वैल्यू इंटू 20%। करना जरा, 1000 शेयर इंटू 10 इंटू 0.2, 2000 रुपीज जो है, 2000 रुपीज का उसको पैसा मिलेगा। अब यहीं पर आ जाओ, अगर हम रियल लाइफ में भी देख लेते हैं, ये देखो अभी करंटली मार्केट प्राइस कितना चल रहा है इंडियन ऑयल का, 165 रुपए चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर, 165 रुपए चल रहा है। लेकिन अगर कंपनी ने, और इसके शेयर की फेस वैल्यू है कितनी है, शेयर की फेस वैल्यू मुझे लगता है इसकी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, 10 रुपए है, ठीक है। अब यहां पर मेरे बच्चा ये देखो, कंपनी ने 50% डिविडेंड दिया है। कितना दिया है, 50% रेट पर डिविडेंड दिया है। अब ये जो 50% दिया है ये इन्होंने किससे मल्टीप्लाई करा, 165 रुपए से मल्टीप्लाई करा है या 10 रुपीज की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा है? तो बेटा 10 रुपीज की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये 5 रुपए आया है। तो आपके सामने है कि रियल लाइफ में भी जो डिविडेंड मिल रहा है, आपको लोग अरे 50% डिविडेंड मिल गया। अब 50% 165 रुपए का नहीं मिला है, उसकी फेस वैल्यू का 50% मिला है, यानी 10 रुपए पे 50% 5 रुपए का डिविडेंड मिला है। तो अगर आप इस कंपनी में 165 रुपए लगा रहे हो तो भैया आपको 5 रुपए का डिविडेंड जो है ये कंपनी अभी दे रही है। अभी इंटरिम दिया, उसके बाद फाइनल भी देगी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। द शेयर होल्डर्स एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स एट एन एनुअल जनरल मीटिंग यूनैनिमसली का मतलब होता है सब लोगों ने फेवर में डाला, किसी ने अगेंस्ट में वोट डाला ही नहीं, सब लोगों ने फेवर में डाला, उसको बोलते हैं यूनैनिमस, ठीक है। रेजोल्यूशन पास किया डिविडेंड पे करने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, रेट बढ़ा दिया, जो रेट रिकमेंड किया था कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। आपको बताना है ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये वैलिड रेजोल्यूशन है या ये इनवैलिड रेजोल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 कि टेबल एफ की रेगुलेशन नंबर 80 के अंदर लिखा है द पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा वो तो शेयर होल्डर्स करेंगे, यानी फाइनल अप्रूवल तो शेयर होल्डर्स का है, लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस किसी भी केस में वो डिविडेंड का रेट बढ़ा नहीं सकते जो रेट रिकमेंड किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। यानी ये जो रेजोल्यूशन है ये क्या माना जाएगा, इनवैलिड रेजोल्यूशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इनवैलिड रेजोल्यूशन माना जाएगा। क्लियर है क्या सबको, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पेज नंबर 8.4। अच्छा ये सेम पॉइंट क्या इंटरिम डिविडेंड पे लागू होगा? एग्जांपल 2,
द आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर हम शेयर होल्डर के पास जा ही नहीं रहे हैं, तो वो रेट बढ़ाएंगे कैसे? इंटरिम डिविडेंड तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करते हैं और पे कर देते हैं, वो शेयर होल्डर के पास जाते ही नहीं है अप्रूवल के लिए, तो वहां पर रेट बढ़ाने या रेट घटाने की बात आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिविडेंड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हम करेंगे इसे डिटेल में डिस्कस। ठीक है, एग्जाम के लिए इंटरिम डिविडेंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फाइनल डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना कि ये डिविडेंड इंटरिम है या ये डिविडेंड फाइनल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ना 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 5 जुलाई 2023 को डिविडेंड अनाउंस हुआ। सारे बच्चे बताइए ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होगा, इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड? जल्दी बताइए ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होगा, ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होगा? 5 जुलाई 2023 को कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, कौन सा डिविडेंड माना जाएगा? तो बेटा इसको मानेंगे हम इंटरिम डिविडेंड। क्या मानेंगे? इंटरिम डिविडेंड। फिर दोबारा से कंपनी ने 5 जुलाई 2023 के बाद मान लीजिए 15 सितंबर 2023 को फिर से डिविडेंड अनाउंस किया। कौन सा डिविडेंड है? अगेन हम इसे मानेंगे इंटरिम डिविडेंड। अगेन हम इसे क्या मानेंगे? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद यहां पर 15 अप्रैल 2024 को कंपनी ने फिर डिविडेंड अनाउंस किया। कौन सा डिविडेंड मानेंगे? इंटरिम डिविडेंड मानेंगे। फिर कंपनी ने क्या किया? फिर कंपनी ने मान लीजिए 28 सितंबर को एजीएम बुलाई। 28 सितंबर को क्या बुलाई? एजीएम बुलाई। कंपनी नॉर्मली बेटा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच, अभी नॉर्मली समझो कि 30 सितंबर के बीच एजीएम बुलाती है, तो कंपनी ने 28 सितंबर में एजीएम बुलाई और इस एजीएम के अंदर क्या किया? डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो इस डिविडेंड को क्या बोलेंगे? इस डिविडेंड को मेरे बच्चा बोला जाएगा, जो एजीएम में शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे उसे बोला जाएगा फाइनल डिविडेंड। और शेयर होल्डर को कंपनी में कितना डिविडेंड मिला इस साल में? ये भी मिला, यानी शेयर होल्डर्स को 4 बार डिविडेंड मिल गया। यहां पर शेयर होल्डर बहुत ही ज्यादा खुश रहेगा ऐसी कंपनियों में जो बार बार क्या दे रही है, उसे डिविडेंड देती जा रही है। और इंडियन ऑयल एक ऐसी कंपनी है जो बार बार डिविडेंड देती रहती है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जिसमें इंडियन ऑयल हमें डिविडेंड नहीं बांटती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में जो रेगुलरली कंटिन्यूसली डिविडेंड्स बांटती हैं। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर इन्होंने यही बोला कि इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। आप कर सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि इंटरिम डिविडेंड जो है वो 2 एजीएम्स के बीच पे किया जाता है। नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स के अप्रूव होने से पहले अगर कंपनी कोई भी डिविडेंड बांटती है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरिम डिविडेंड कौन से सोर्स से पे किया जाएगा? इंटरिम डिविडेंड अगर कंपनी को पे करना है तो सोर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड अगर कंपनी को पे करना है तो कौन कौन सा सोर्स कंपनी यूज कर सकती है इंटरिम डिविडेंड को पे करने के लिए? सबसे पहला सोर्स उन्होंने क्या बोला? सरप्लस इन P&L अकाउंट। सबसे पहला सोर्स क्या है? सरप्लस इन P&L अकाउंट। अब इसे समझते हैं, यहां पर वो क्या कहना चाहते हैं, पहले मैं लिख देता हूं।
आप इसे सरप्लस भी बोल सकते हो, ठीक है, सरप्लस भी बोल सकते हो इन पी एंड एल अकाउंट, या आप इसे क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हो, क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट। मैं एक टाइम चार्ट बनाता हूं। मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2023 है और कंपनी के पी एंड एल अकाउंट में, कंपनी के पहले से जो ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ईयर एंड होगा तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, जो ओपनिंग बैलेंस है पी एंड एल अकाउंट का, पी एंड एल अकाउंट का वो है 100 करोड़ रुपए। कितना है? 100 करोड़ रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। और कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स हैं 80 करोड़ रुपए के। कितने के हैं? 80 करोड़ रुपए इसकी फ्री रिजर्व्स है। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी जो है 20 तारीख को 20 अप्रैल 2023, या थोड़ा सा लेट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, 20 जून को करवा देते हैं। 20 जून 2023 को इंटरिम डिविडेंड दे रही है। क्या दे रही है? इंटरिम डिविडेंड। तो वो कह रहे हैं ये जो डिविडेंड कंपनी देना चाहती है, ये जो कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, ये कंपनी दे सकती है सरप्लस इन पी एंड एल अकाउंट। यानी इस 100 करोड़ रुपए का यूज करके कंपनी क्या करेगी? पैसा शेयर होल्डर में बांट सकती है। इन 100 करोड़ रुपीस का यूटिलाइजेशन करके, इन 100 करोड़ रुपीस का। क्या फ्री रिजर्व की बात करी है क्या? द आंसर इज नो। अभी तक उन्होंने फ्री रिजर्व की बात नहीं करी। अभी तक उन्होंने सिर्फ किसकी बात करी है? ओपनिंग बैलेंस इन पी एंड एल, यानी जो आपका पहले से पी एंड एल अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस, अगर सरप्लस तभी होता है जब पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस चल के आ रहा हो, तो इस 100 करोड़ में से कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड बांट सकती है, इंटरिम डिविडेंड बांट सकती है। यह है कंपनी का फर्स्ट सोर्स। ये कंपनी का क्या है? फर्स्ट सोर्स है। सेकंड सोर्स क्या है? सेकंड सोर्स है बेटा प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट जिस साल के लिए इंटरिम डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करना चाहती है। मतलब जिस साल के लिए कंपनी डिक्लेयर करना चाहती है डिविडेंड, कंपनी डिक्लेयर करना चाहती है, उस साल का प्रॉफिट जो है कंपनी क्या कर सकती है? यूटिलाइज कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी 1 अप्रैल 2023, यहां पर मान लीजिए 31 मार्च 2024, और यहां पर कंपनी की हो रही है 30 सितंबर को कंपनी की हो रही है एजीएम, तो कंपनी अगर इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है, अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है इस साल का इंटरिम डिविडेंड, क्या कंपनी 15 अप्रैल 2024 को दे सकती है या नहीं दे सकती? क्या कंपनी 15 अप्रैल 2024 को दे सकती है या नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। क्यों दे सकती है? बिकॉज अभी तक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई। कौन सी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई? फॉर एफवाई 23-24 की अभी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई, और जब तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होगी तब तक अकाउंट्स फाइनल नहीं होंगे, यानी अप्रूव नहीं होंगे, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी? मान लीजिए कंपनी ने इस साल के अंदर 50 करोड़ रुपीस प्रॉफिट कमाया। इस साल के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया? 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और यहां पर मान लीजिए जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है इन पी एंड एल, वो मान लीजिए 100 करोड़ है। तो वो कह रहे हैं अगर कंपनी तुम 15 अप्रैल 2024 को पिछले साल का इंटरिम डिविडेंड बांटना चाह रही हो, क्योंकि तुम एजीएम तक का वेट नहीं करना चाहती, तुम पहले ही डिविडेंड बांटना चाहती हो, तो तुम ऐसा कर सकती हो, तुम ऐसा कर सकती हो। लेकिन इस केस के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस केस के अंदर तुम ये सोर्स यूटिलाइज कर सकती हो, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर का तुम इंटरिम डिविडेंड बांट रही हो वो सोर्स तुम क्या कर सकती हो? यूटिलाइज कर सकती हो, यूटिलाइज कर सकती हो। प्लस ये आपका हो जाएगा सोर्स 1 सरप्लस इन पी एंड एल अकाउंट जो पहले से था, और ये आपका हो गया सोर्स 2। ये आपका कौन सा सोर्स हो गया? सोर्स 2, यानी उस साल का प्रॉफिट, जिस साल का तुम इंटरिम डिविडेंड बांट रही हो उस साल का प्रॉफिट तुम यूटिलाइज कर सकती हो अपने इंटरिम डिविडेंड को बांटने के लिए, अपने इंटरिम डिविडेंड को बांटने के लिए। सो दिस इज द सेकंड सोर्स, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर
इन विच सच डिविडेंड इज सोट टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब जिस उसका डिविडेंड तुम बांट रही हो वो यूटिलाइज कर सकती हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा, वरना रात को हो सकता है आपकी नींद उड़ जाए। ठीक है, रात को आपकी नींद उड़ जाए। 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024। ठीक है, अब यहां पर 30 जून 2024 कंपनी 5 जुलाई को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। क्या डिक्लेयर कर रही है? 5 जुलाई को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो अगर 5 जुलाई को आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो लॉ कह रहा है यहां से लेकर यहां तक आपका जो क्वार्टर कंप्लीट हो गया है, यहां से लेकर यहां तक आपका जो क्वार्टर कंप्लीट हो गया, कौन सा क्वार्टर कंप्लीट हो गया है? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का ये जो क्वार्टर कंप्लीट हो गया है। मान लीजिए कंपनी ने इसमें 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी क्वार्टर में प्रॉफिट कमा सकती है? बिल्कुल कमा सकती है। तो अगर आपने इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट कमाया है तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है आप क्या कर सकते हो? यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब जिस दिन आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उसके पिछले क्वार्टर तक आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का इस्तेमाल आप इंटरिम डिविडेंड के लिए देने के लिए कर सकती हो, इंटरिम डिविडेंड देने के लिए कर सकती हो। सो लास्ट यही है, प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जिस दिन इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उससे पिछला जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ है उस क्वार्टर तक जितना भी आप कर रहे हो, उस क्वार्टर तक जितना भी आपने किया है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का इस्तेमाल आप कर सकती हो इंटरिम डिविडेंड देने के लिए। ये 3 सोर्सेज है। क्या यहां पर तीनों सोर्सेज में मेरे बच्चा आप बताओ, क्या कहीं पर भी लिखा है कि फ्री रिजर्व्स दे सकते हैं? क्या यहां पर कहीं पर भी लिखा है कि फ्री रिजर्व्स का यूज हो सकता है? द आंसर इज नो। सिर्फ 3 सोर्सेज बताए गए हैं बेटा इंटरिम डिविडेंड के लिए। पहला सोर्स है क्रेडिट बैलेंस जो P&L अकाउंट के अंदर है। ठीक है, दूसरा है जिस ईयर का आप डिविडेंड देना चाहते हो, अगर वो ईयर कंप्लीट हो चुका है तो उस ईयर का यूज कर लीजिए, ठीक है, उस ईयर का यूज कर लीजिए। और अगर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो पिछला जितना क्वार्टर में आपने प्रॉफिट कमाया है उतना आप दे सकते हो। इन 3 सोर्सेस के अलावा आप नहीं दे सकते हो इंटरिम डिविडेंड। अगर कंपनी के पास क्रेडिट बैलेंस भी नहीं है P&L का, करंट में भी प्रॉफिट नहीं है, तो वो कंपनी इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकती है। क्या सारे एक साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप तीनों सोर्सेज को मिलाकर भी एक साथ यूटिलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर सेकंड और थर्ड पॉइंट सेम लग रहा है। रवि बेटा सेकंड पॉइंट में बात हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट की। आप समझो, सेकंड में पूरे फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट को यूटिलाइज करने की बात हुई है। ठीक है, और थर्ड वाले पॉइंट में, ओके, थर्ड वाले पॉइंट के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में जहां तक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है उसके पिछले क्वार्टर्स के प्रॉफिट की बात करी गई है, तो सेकंड वाले में पूरे फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट की बात करी गई है और थर्ड वाले में अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वार्टर्स की बात करी कि जितने क्वार्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उन क्वार्टर्स का प्रॉफिट तुम ले सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। यस आनिया बेटा, फ्री रिजर्व्स क्या होता है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, आएगा वो टॉपिक। ठीक है, चलिए। तरुण बेटा डाउट सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है डाउट इंजन पे। क्या तुम्हें डाउट इंजन चलाना नहीं आता है? मैं तो बोल बोल के थक जाता हूं, लोग डाउट इंजन यूज ही नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्जी है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्लीज।
प्लीज 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 समझिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 को कंपनी के पास क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है इन पी एंड एल अकाउंट, इन पी एंड एल अकाउंट 50 करोड़। कितना है? क्रेडिट बैलेंस है पी एंड एल अकाउंट का 50 करोड़। उसके बाद सेकंड, क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट के बाद कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स हैं 100 करोड़। कितने के हैं? फ्री रिजर्व्स है 100 करोड़ के। ओके ओके सर, यहां पर कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ 30 जून। क्या खत्म हुआ? फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ 30 जून 2023 और कंपनी ने लॉस करा, कंपनी ने लॉस करा। कितना लॉस करा है? मान लीजिए कंपनी ने लॉस करा है 10 करोड़ रुपीस का, ठीक है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 10 करोड़, यानी क्वार्टर 1 के अंदर कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हुआ, ठीक है। फिर 30 सितंबर आया, 30 सितंबर आया और इस क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 2 के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट किया। कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया? मान लीजिए 8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया, 8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया। क्या कोई मुझे बता सकता है, यानी 30 सितंबर तक कंपनी ने नेट में प्रॉफिट किया या नेट में लॉस किया? क्वार्टर 1 में 10 करोड़ का लॉस हुआ था, क्वार्टर 2 में 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे 6 मंथ के अंदर कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, तो आप क्या बताओगे? अगर 10 करोड़ का लॉस था, 8 करोड़ का प्रॉफिट है, क्या मैं यह कह सकता हूं कंपनी को नेट में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कंपनी को नेट में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 2 करोड़ रुपए का, यानी टोटल 6 मंथ के अंदर कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का लॉस किया है, टोटल 6 महीने के अंदर, ठीक है। अब 30 सितंबर के बाद कुछ दिन बाद, मान लीजिए 30 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 2023 को कंपनी देना चाहती है इंटरिम डिविडेंड। कंपनी क्या देना चाहती है? इंटरिम डिविडेंड बांटना चाहती है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं। अब यहां पर हमारे पास लॉस है, यहां पर हम ये वाला यूज कर सकते थे ना, इसको यूटिलाइज करना अलाउड है, बट यहां तक हमारे पास क्या है? लॉस है 2 करोड़ रुपए का कंपनी को। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, इंटरिम डिविडेंड, या नहीं बांट सकती? पहला सवाल। और अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांटेगी तो कौन से सोर्स से बांटेगी? बिकॉज यहां तो लॉस है, यहां तो लॉस है, कौन से सोर्स से कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांटेगी? बांट सकती है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। अगर बांट सकती है तो कौन से सोर्स से इंटरिम डिविडेंड बांटा जाएगा? कौन से सोर्स से इंटरिम डिविडेंड बांटा जाएगा? तो यहां पर मेरे बच्चा ध्यान देना, ये वाला सोर्स तो अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट, यानी कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांट सकती है, बांट सकती है, लेकिन कहां से बांट सकती है? क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट, यानी ये जो 50 करोड़ रुपीस है, इस 50 करोड़ रुपीस से, इस 50 करोड़ रुपीस से बांट सकती है। क्या फ्री रिजर्व्स को हाथ लगाएगी इंटरिम डिविडेंड के लिए? द आंसर इज नो। इंटरिम डिविडेंड के लिए हम फ्री रिजर्व्स को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम सरप्लस इन पी एंड एल अकाउंट भी बोलते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी इस 50 करोड़ में से अगर कंपनी चाहे तो इंटरिम डिविडेंड बांट सकती है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर कंपनी लॉस में है तो क्या कंपनी को पूरा पैसा उड़ाने की इजाजत दे देनी चाहिए? द आंसर इज नो। लॉ ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी कंपनी लॉस मेकिंग है, तो हो सकता है फ्यूचर में भी लॉस हो जाए। यस और नो? यस सर। तो इसीलिए लॉ ने यहां पर रेस्ट्रिक्शन डाला कि आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो, क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट से दे लेना, लेकिन जो मैक्सिमम रेट होगा ना,
जो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड होगा, इस केस में अगर कंपनी को पिछले क्वार्टर तक लॉस है, क्यूमुलेटिव लॉस है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ जो डिविडेंड होगा वो होगा एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स डिविडेंड रेट, लास्ट 3 इयर्स डिविडेंड रेट। यानी इससे पिछले सालों में, इससे पिछले साल कौन से होंगे, जो भी पिछले साल होंगे, मान लीजिए 1 अप्रैल, ये 23-24 है ना, तो इससे पिछले साल होंगे 22-23, 22-23, 21-22 और 20-21। अगर कंपनी ने इन सालों में मान लीजिए 9%, 10%, 11% डिविडेंड दिया था, तो लॉ कह रहा है इन तीनों को ऐड करो, 9 + 10 + 11 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा भाई, देखो 9 + 10 + 11 डिवाइड बाय 3। ओ माय गॉड्स, ये तो 10% ही आ गया। तो यहां पर कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकती है डिविडेंड, कंपनी मैक्सिमम डिविडेंड जो दे सकती है इंटरिम, दैट इज 10%, दैट इज मैक्सिमम 10% दे सकती है। इससे ज्यादा वो चाह कर भी नहीं दे पाएगी। क्या डिविडेंड दे सकती है, हां दे सकती है। कौन से सोर्स से देगी, क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट से देगी, बट कितने रेट से देगी, कितने रेट से देगी, मैक्सिमम 10% दे सकती है। और ये मैक्सिमम वाली लिमिट हम कब लगाएंगे, जब कंपनी को पिछले क्वार्टर तक नेट में क्या होगा, लॉस। ये वाली कंडीशन सिर्फ तब लगती है, अगर पिछले क्वार्टर तक प्रॉफिट होता तो ये वाली कंडीशन हम लगाते नहीं, ये वाली कंडीशन हम लगाते नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इफ द कंपनी हैज इंकर्ड लॉस, अगर कंपनी को लॉस हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है, कब तक लॉस हुआ है, अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर, यानी जो लेटेस्ट क्वार्टर एंड हुआ है डिक्लेरेशन से पहले, अगर वहां तक कंपनी को नेट में लॉस हो रहा है, तो आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करो, लेकिन सच इंटरिम डिविडेंड शॉल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट हायर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो सारे बच्चे एग्जाम्पल 3 क्या करेंगे, रीड करेंगे, सारे बच्चे एग्जाम्पल 3 क्या करेंगे, रीड करेंगे। अगर प्रॉफिट होता तो कितना देते, बेटा जितना मर्जी दे सकते हो, प्रॉफिट हुआ तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहो उतना दे सको, प्रोवाइडेड आपके पास उतना सोर्स अमाउंट पड़ा होना चाहिए। अगर ओपनिंग बैलेंस कम पड़ जाएगा तो बस जितना ओपनिंग बैलेंस होगा उतना ही दोगे। इससे ज्यादा नहीं दे सकते बेटा, इससे कम दे सकते हैं। क्या एवरेज फाइनल डिविडेंड का निकालेंगे या एवरेज किसका लेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। आइए आपको यह भी बता देते हैं, वैसे एग्जाम में इतना डिटेल नहीं आएगा, बट आपने पूछ लिया है तो बता देते हैं कि एवरेज कौन से रेट का लेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। मान लीजिए ये कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये कह रहा है हमें इन 3 ईयर का एवरेज लेना है। मान लीजिए कंपनी ने ईयर 1 में 2% इंटरिम दिया था और 5% फाइनल दिया था, है ना, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम बट फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज आई एम टेलिंग यू। यहां पर 3% इंटरिम दिया था और 5% फाइनल दिया था, ठीक है, ओके। और यहां पर 7% इंटरिम दिया था और 0% फाइनल दिया था। तो अब सर कौन से रेट का एवरेज लें, इंटरिम का एवरेज लूं या फाइनल का लूं? बेटा लॉ में ये क्लियरली मेंशन नहीं है, लॉ में सिर्फ लिखा है डिविडेंड का एवरेज लो। लॉ में क्या लिखा है, पिछले 3 सालों का डिविडेंड का एवरेज लो, यही बोला है। और डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है और फाइनल डिविडेंड भी आता है। तो एज पर दी इंटरप्रिटेशन जो हम लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम दोनों का टोटल मारेंगे। यानी इस साल में भाई ईयर 1 में यानी 7% का डिविडेंड बटा है ना भाई, टोटल शेयर होल्डर को पिछले साल 7% का डिविडेंड दिया था, यहां पर 8% का डिविडेंड दिया था और यहां पर 7% का डिविडेंड दिया था। इनका एवरेज ले लो, 7 + 8 + 7 डिवाइड बाय 3।
तो लॉजिकली ये होना चाहिए, बट इतना डिटेल में इंस्टीट्यूट ने ना आज तक पूछा है ना आगे पूछेगी कि भैया कौन से डिविडेंड का रेट लेना। वो आपको सिर्फ क्वेश्चन में डिविडेंड का रेट देगा, वो कहेगा ये 3 लास्ट, वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको लास्ट 5 सालों के रेट दे देगा। कहेगा कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ऐसे 5 सालों का रेट दे देगा और आपको बोलेगा कि एवरेज लो। तो आपको वहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से 3 साल लेने हैं, कौन से 3 साल लेने हैं। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर यही बोला गया है, सिर्फ वर्ड बोला गया है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर। अब वो कौन सा डिविडेंड है वो बताया नहीं गया, तो हम ये मानेंगे डिविडेंड मतलब उस पूरे साल में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया था, वो हमें एवरेज के लिए क्या करना है, कंसीडर करना है। वो हमें एवरेज के लिए क्या करना है, कंसीडर करना है। क्या इंटरिम और फाइनल डिविडेंड दोनों देना कंपलसरी होता है? द आंसर इज नो। ठीक है, चलिए ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला, एक्चुअली ये कॉमन पॉइंट है बेटा, ये कॉमन पॉइंट है। लॉ कहता है चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, मैं बताता हूं, जिस दिन आपका डिविडेंड डिक्लेयर होगा, जिस दिन आपका डिविडेंड डिक्लेयर होगा, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, चाहे वो कोई सा भी डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, दोनों में से कोई भी डिविडेंड हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चा। कंपनी को 5 दिन के अंदर, डिक्लेरेशन के कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर डिपॉजिट कराना होता है। क्या डिपॉजिट कराना होता है? डिविडेंड का अमाउंट, डिविडेंड का अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है सेपरेट बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में। किसके? शेड्यूल्ड बैंक के अंदर। शेड्यूल्ड बैंक के अंदर एक टेम्परेरी अकाउंट खोला जाता है, एक टेम्परेरी अकाउंट खोला जाता है जिसमें कि ये डिविडेंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जितना टोटल डिविडेंड कंपनी शेयर होल्डर को देने वाली है। और जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके 30 डेज के अंदर, उसके कितने डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर कंपनी क्या कर देती है, पे कर देती है टू शेयर होल्डर्स, पे कर देती है। तो 5 दिन के अंदर जमा करा देते हैं, 5 दिन के अंदर जमा करा देते हैं और 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स को पे हो जाता है, 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स को क्या हो जाता है, पे हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यही लिखा है, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम मतलब फाइनल और इंटरिम दोनों को, शॉल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा शेड्यूल्ड बैंक के अंदर विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर पूरा डिविडेंड कहां डिपॉजिट हो जाएगा, वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो भी बातें, नॉर्मल रूल ये है बेटा, जो भी बातें फाइनल डिविडेंड के लिए अप्लाई होती हैं, जो भी बातें नॉर्मली फाइनल डिविडेंड के अप्लाई होती हैं, वो सारी बातें इंटरिम डिविडेंड पर भी अप्लाई करी जाती हैं। नेक्स्ट आता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कहां पर डिक्लेयर होता है, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है वो डायरेक्टली ना बोले कि ये फाइनल डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड। आपको पता है क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा? जैसे ही वो लिखेगा कि इस डिविडेंड को एजीएम में डिक्लेयर करा है, तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। कौन सी घंटी बज जानी चाहिए? यहां पर सारे बच्चे घंटी बना लेंगे। कौन सी घंटी बन जानी चाहिए? कि भैया ये जो डिविडेंड है ये फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो रेट रहेगा डिविडेंड का, जो बोर्ड रिकमेंड करेगा, वो सारे मेंबर्स चाहकर भी क्या नहीं कर सकते हैं, उसे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्यों इंक्रीज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यह बात कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है, यह बात कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। सारे बच्चे एक बारी ये पूरे पॉइंट को खुद से रीड करेंगे और मुझे बताएंगे क्या ये पॉइंट में कोई दिक्कत है आपको। सारे पॉइंट्स एक बारी खुद से रीड कर लीजिए फटाक से। फिर मुन्नी ब्रेक दे देंगे। मुन्नी रे, ओ मुन्नी रे।
सारे बच्चे श्वेता को बता देंगे शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है। तनिष्का बेटा पे तो कंपनी करती है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करते। फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरिम हो, पे जो है वो कंपनी करती है, कंपनी के बैंक अकाउंट से जाता है। ठीक है, रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसल करना, रिवोकेशन का मतलब होता है विड्रॉ करना, वापस लेना या कैंसल करना, यानी बोलकर कैंसल कर देना। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड को कैंसिल करा जा सकता है, इंटरिम डिविडेंड को कैंसिल करा जा सकता है अगर सारे शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे तो, लेकिन इट कैन नॉट बी, फाइनल डिविडेंड एक बार ही अनाउंस हो गया तो वो कैंसिल नहीं किया जा सकता, वो कैंसिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया था, तो शेयर होल्डर्स अगर चाहे तो उसे कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है वो तो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है, तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। न, 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 न। अब शिवानी शेयर होल्डर्स क्यों कैंसिल करना चाहेंगे, ये तो शेयर होल्डर्स को पता होगा ना कि वो क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। लॉ ने बस पावर दी है कि आप चाहो तो उसे कैंसिल कर सकते हो। संदीप बेटा वी कैन अल्टर एओए, ओके, वी कैन अल्टर एओए। ना 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 ना। इल्जाम लगे कि मैं बदल गया, क्यों बदल गया, पूछ मेरी जान, आंसुओं से भरा समंदर था मेरा। सर अगली क्लास 3 घंटे की कर दो। ओके बेटा माधव, कोई बात नहीं, मैं टीम से बात करके अगली क्लास 3 घंटे की करवा देता हूं, डोंट वरी। केशव बेटा इंटरिम डिविडेंड बिफोर प्रिपरेशन बोला है, बट एक्चुअली में प्रिपेयर फाइनलाइजेशन है। ठीक है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, आप यहां पर अगर चाहो, अगर आपको रात को नींद ना आए केशव, और मुझे नींद ना आए, मुझे लॉ सताए, तो आप यहां पर चाहो तो फाइनलाइजेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर भी फाइनलाइजेशन लिखा है, नीचे उन्होंने प्रिपरेशन कर दिया है, इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं कर सकते। आप चाहो तो फाइनलाइजेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस संदीप। चिराग कह रहा है सर एक शॉर्ट समरी दे दो। बेटा शॉर्ट समरी ये है कि आज हमने डिविडेंड पढ़ा, दिस इज द शॉर्ट समरी। क्लास से आने से पहले भी शॉर्ट समरी दे दो, है ना, क्लास के जाने के बाद भी शॉर्ट समरी दे दो, सिर्फ समरी दे दो सर, पढ़ाओ मत। क्या मैं सही कह रहा हूं चिराग बेटा, है ना? जब क्लास में आओ तो पुराना रिवाइज करा दो, क्लास से जा रहे हो तो पुराना रिवाइज करा दो, बस रिवाइज करा दो सर, नया ज्यादा मत पढ़ाओ। ठीक है, बट शॉर्ट समरी मैंने दे दी बेटा, अभी तक हमने डिविडेंड के बारे में पढ़ा है। चलो चलो
ये आसानियां कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। शेयर्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे हो चुका है बट बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करता हूं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, ये बात सेक्शन नंबर 43 से आती है। कहां से आती है? सेक्शन नंबर 43 से आती है कि भैया एक होता है आपके पास इक्विटी शेयर्स और एक होता है आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के पास ना बेटा, प्रेफरेंस शेयर के पास राइट होता है। क्या राइट होता है? कि उन्हें डिविडेंड पहले मिलेगा। उन्हें डिविडेंड क्या मिलेगा? पहले मिलेगा। किससे पहले मिलेगा? इक्विटी वालों से। उन्हें डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी वालों से पहले। यानी अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बांटी जाएगी, तभी तो उनका नाम है प्रेफरेंस मतलब उन्हें पहले प्रेफर किया जाएगा और बाद में इक्विटी को दिया जाएगा। इक्विटी शेयर्स पर जो डिविडेंड होता है ना बेटा, नो फिक्स्ड रेट। यहां पर कोई फिक्स्ड रेट होता नहीं है, यहां पर कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है? फिक्स्ड रेट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है? फिक्स्ड रेट होता है। पहले ही जब प्रेफरेंस शेयर इशू करे जाते हैं उसी टाइम पर रेट फाइनल हो जाता है कि किस रेट से इन्हें डिविडेंड मिलने वाला है, अब प्रेफरेंस शेयर्स ना बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होता है मेरे बच्चा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ध्यान से समझिए। मान लीजिए ईयर 1 में कंपनी को लॉस हुआ, ईयर 2 में कंपनी को लॉस हुआ, ईयर 3 में कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ईयर 3 में क्या होगा? ईयर 3 में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि ईयर 1 में लॉस था तो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं मिला था, ईयर 2 में लॉस था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला था। बट अब जब ईयर 3 में प्रॉफिट हो गया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ईयर 1 का भी डिविडेंड दिया जाएगा जो उनका रह गया था, ईयर 2 का भी डिविडेंड दिया जाएगा जो उनका रह गया था, ईयर 3 का भी डिविडेंड दिया जाएगा जो उनका रह गया था। यानी पिछले सभी सालों का डिविडेंड जो उनका देना बाकी रह गया था वो दिया जाएगा। अब जब हम तीनों साल का डिविडेंड दे देंगे, क्योंकि उनका तो फिक्स्ड रेट है ना, जो भी फिक्स्ड रेट होगा उसके हिसाब से पे कर देंगे। उसके बाद अगर पैसा बच जाएगा, इन तीनों साल का पे करने के बाद अगर पैसा बचेगा तो पे किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। यानी क्यूमुलेटिव में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जितने भी डिविडेंड है उन सबको क्लियर कर दिया जाएगा, उन सबको पे किया जाएगा, उसके बाद बारी आएगी इक्विटी शेयर होल्डर की। लेकिन अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो सेम केस में क्या होगा? मान लीजिए ईयर 1 में लॉस हुआ था कंपनी को, तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड नहीं दिया होगा। ईयर 2 लॉस हुआ था कंपनी को, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड नहीं दिया होगा। ईयर 3 में कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो जब अब ईयर 3 में प्रॉफिट हुआ, अब कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। अब कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। बट कितने सालों का दिया जाएगा? क्या उसे ईयर 1 और ईयर 2 का भी डिविडेंड दिया जाएगा? द आंसर इज नो। वो उनका लॉस्ट हो गया। नॉन क्यूमुलेटिव के केस में अगर प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड है, वरना उस साल के डिविडेंड को क्या करो? भूल जाओ, तो इस केस में क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ओनली ईयर 3 का डिविडेंड दिया जाएगा। और एक बारी अगर ईयर 3 का डिविडेंड दे दिया
ईयर 3 का डिविडेंड दे दिया, उसके बाद हम सीधा किसको डिविडेंड दे सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं। तो यह फर्क आता है बेटा क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव में पुराने सभी ईयर्स का जो बचा था वो देना पड़ता है, उसके बाद इक्विटी का नंबर आता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव में जिस साल में लॉस था वो तो भूल गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन जिस साल में प्रॉफिट हुआ उस साल का मिलेगा। उसके बाद अगर कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे सकती है? डिविडेंड दे सकती है, डिविडेंड दे सकती है। यही बात बेटा यहां पर मेंशन्ड है कि शेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। प्रेफरेंस शेयर्स भी बुला सकते हो, इक्विटी शेयर भी बुला सकते हो। सेक्शन 43 के अंदर बात करी गई है प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है। जिन शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें एश्योर, उन्हें आश्वासन है, उनके पास, उन्हें पता है कि उनके पास प्रेफरेंस है। किस चीज की प्रेफरेंस है? डिविडेंड की, कि डिविडेंड उन्हें पहले मिलेगा, और वो भी किस पर मिलेगा? फिक्स्ड रेट पर मिलेगा। फिक्स्ड रेट पर उन्हें मिलने वाला है, ये उन्हें क्लैरिटी है, क्योंकि डिविडेंड का रेट भी उनका फाइनल है और उन्हें पता है कि पहले भी हमें मिलेगा, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर कॉन्ट्रैक्ट जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे, ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव इन नेचर नीड नॉट बी पेड एवरी ईयर। नॉर्मली बात है कि भैया अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देगी? द आंसर इज नो। सो कंपनी मे डिसाइड नॉट टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड इफ देयर इज नो प्रॉफिट। यानी अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी। कंपनी ईयर 1 में लॉस था, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया। ईयर 2 में लॉस था, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया। जिस साल में प्रॉफिट हुआ उस साल कंपनी ने कहा कि नमस्ते, ये लीजिए आपका डिविडेंड, ये लीजिए आपका डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें डिविडेंड एक्यूमुलेट होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है। यानी अगर किसी साल का भी अरियर है, अरियर मतलब किसी साल का भी कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई। क्यों पे कर नहीं पाई? क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं थे, इसीलिए वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड नहीं दे पाई। तो कंपनी क्या करेगी? करंट ईयर में अगर वो पे नहीं कर पाई तो उसको क्या करेगी? फ्यूचर के ईयर्स में जिस साल के अंदर प्रॉफिट होगा उस साल के अंदर पे कर देगी। यानी ईयर 1 ईयर 2 में अगर प्रॉफिट पे नहीं हो पाया था क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं थे, तो ईयर 3 में कंपनी ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 तीनों सालों का क्या करेगी? प्रॉफिट पे कर देगी। और जब तक कंपनी तीनों सालों का प्रॉफिट क्लियर नहीं कर देती, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्लियर नहीं कर देती, तब तक कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती है। नेक्स्ट आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें डिविडेंड कंपनी तभी पे करती है अगर प्रॉफिट होगा तो, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उस साल का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। यानी यहां पर किसी भी तरह का कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता कि भैया नेक्स्ट ईयर में दे देंगे, ना ना, इस साल प्रॉफिट हुआ तो ले लेना, लॉस हुआ तो इस साल का डिविडेंड तुम्हारा भी गया, इस साल का डिविडेंड तुम्हारा भी गया। एंड इन केस नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन अ ईयर, अगर कंपनी ने किसी साल में किसी भी रीजन की वजह से डिविडेंड नहीं दे पाई तो वो जो डिविडेंड रिसीव करने का राइट है उस साल का वो लैप्स हो जाएगा। यानी अगर ईयर 1 में कंपनी को लॉस हुआ था और कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाई तो इस साल का डिविडेंड उन शेयर होल्डर्स के लिए क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स हो भी जाता है तो भी ईयर 1 का जो डिविडेंड है अब शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा, अब शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। मेरा सवाल आपसे है कि नॉर्मली मुझे बताओ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में से महंगे कौन से आते होंगे? जल्दी बताओ, महंगे शेयर कौन से होंगे? डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट्स का मतलब होता है, डेफिशिएंसी मतलब कमी, प्रॉफिट्स की कमी, ठीक है। अगर प्रॉफिट्स की कमी है तो नहीं दे पाओगे ना दोस्त। यस,
क्यूमुलेटिव शेयर्स जो होते हैं वो मार्केट में ऑफकोर्स आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा फायदा है। उसमें आपको पक्का है कि अगर कंपनी किसी भी साल में प्रॉफिट करेगी तो मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा, मेरा पैसा मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक बेसिक सी बात बता देता हूं, डिटेल्ड डिस्कशन अभी नहीं करूंगा इस पॉइंट पे, जब टाइम आएगा तब करूंगा, बट एक बेसिक सी बात बता देता हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास ना दो अनमोल राइट्स होते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो अनमोल राइट होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रेफरेंस राइट होते हैं, दो प्रेफरेंस राइट। सबसे पहला प्रेफरेंस राइट उनके पास होता है, सबसे पहला प्रेफरेंस राइट उनके पास होता है कि उन्हें डिविडेंड पहले मिलेगा। डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी से, डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी से। एंड उनके पास एक और अनमोल राइट होता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, अगर कंपनी कहां चली गई? वाइंडिंग अप यानी बंद हो रही है, तो जो कैपिटल का अमाउंट है, यानी कैपिटल का जो अमाउंट है, कैपिटल का रीपेमेंट पहले मिलेगा इक्विटी से। यानी इक्विटी के पास ये दो राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस के पास ये दो प्रेफरेंस राइट होते हैं इक्विटी के अगेंस्ट, कि इक्विटी से पहले हमें दो चीज मिलेगी। एक तो डिविडेंड मुझे पहले मिलेगा, और एक मुझे, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो मेरा कैपिटल अमाउंट पहले दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों का कैपिटल अमाउंट दिया जाएगा। सो इक्विटी के पास ये दो राइट्स नहीं होते हैं, इक्विटी को हमेशा लास्ट में रखा जाता है। लेकिन क्योंकि इक्विटी में लास्ट में रखा जाता है तो उसमें हमेशा बेनिफिट इक्विटी का ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाती है तो हमेशा इक्विटी का ही बेनिफिट होता है, क्योंकि वो ज्यादा रिस्की शेयर्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, मतलब जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, ना तो डिविडेंड का ना तो कैपिटल का प्रेफरेंशियल राइट होता है। और यहां पर जो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड रेट है ना, इक्विटी शेयर्स को कितने रेट पर डिविडेंड मिलता है वो भी फिक्स नहीं होता। उन्हें फाइनल डिविडेंड का जो रेट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, और वो हर साल चेंज होता रहता है। आज 5% मिला, कल 3% मिला, उससे अगले साल मिला ही नहीं। और जो उनका इंटरिम डिविडेंड का रेट होता है वो कौन डिसाइड करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट तो बेटा स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है, उसे चेंज कर रहा नहीं जाता, वो तो स्टार्टिंग से ही डिसाइडेड है, ठीक है। सो द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट फिक्स्ड, इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन रिकमेंड करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं। और कौन अप्रूव करता है? शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। एंड इट मे चेंज, वेरी का मतलब लिख लीजिए, इट मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, सर डिविडेंड का रेट कैसे डिसाइड होता है? बेटा हर कंपनी अपनी एक डिविडेंड पॉलिसी बनाती है, और उस डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से इक्विटी को जो है रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड किया जाता है। जो भी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी होती है उसके हिसाब से वो क्या करती है, ये उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, बट कंपनी ने जो भी इंटरनल पॉलिसी बनाई होती है उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है कि इस साल हम 5% डिविडेंड देंगे। अगर आप इंडियन ऑयल में देखोगे तो इंडियन ऑयल में भी इक्विटी शेयर्स का जो रेट है क्या सेम है? क्या सारे बच्चे देखो, कभी 5% दे रही है, कभी 3% दे रही है, कभी 2.4% दे रही है, कभी, ये तो रुपीज है, 50%, 30%, 24%, 40%, 50%, 15%, 42.5%, 67.5%, 190%। माय गॉड, क्या बात कर रहे हो, 190% भी दिया है भाई साहब। 190% समझते हो? 190% किसका? फेस वैल्यू का। अगर आपने 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, तो 19 रुपए मिले होंगे उस बंदे को, खरीदा उसने महंगे में ही होगा। 135% भी दिया है, तो रेट बेटा बढ़ सकता है, 100% से भी ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत। और रियल लाइफ में हो रहा है देखो, 85%, 55%, 67%, 87, 62, 50, 95, 130, 130, 60, 125, 100, 160, 110, 95, है ना। तो बहुत ज्यादा इन्होंने रेट जो है दिखाया हुआ है। तो रेट बेटा डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर्स क्या कर देते हैं, उसे अप्रूव कर देते हैं। क्या यहां तक सब कुछ ओके है?
प्रेफरेंस शेयर्स का भी दिखा दो बेटा, उसमें क्या दिखाना है। अगर आपको मैंने आज 10% प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिए, मतलब 10% आपको मिलना है, बात खत्म हो गई। उसमें हर साल 10 ही मिलने वाला है। ठीक है, उसमें दिखाने वाली बात क्या है, उसमें तो 10% है तो वो 10 ही रहने वाला है हर साल, कोई चेंज तो हो नहीं रहा है वो जल्दी से। चलो ओके सर, आगे चलते हैं। अब आ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट, अब जाकर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अब जाकर सेक्शन 123 पर पहुंच गए हैं। अब यहां पर बेटा बात आएगी सबसे पहला, यहां पर अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 123, सेक्शन 123, सेक्शन 123, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में ध्यान से सुनना। यहां पर सबसे पहले वो बताता है सोर्सेज ऑफ फाइनल डिविडेंड। अभी तक हमने जो लास्ट पढ़ा था, अभी तक हमने जो लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था सोर्सेज ऑफ इंटरिम डिविडेंड। मैं कंपैरिजन भी बना देता हूं ताकि आपको पता रहे सोर्सेज ऑफ फाइनल डिविडेंड क्या है, कंपैरिजन आपको पता रहना चाहिए। फाइनल डिविडेंड कहां से दिया जाता है और सोर्सेज ऑफ इंटरिम डिविडेंड कहां दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड कहां दिया जाता है, ये हम कंपैरिजन भी बना लेंगे ताकि आपको कभी बाद में दिक्कत ना आए कि फाइनल डिविडेंड का क्या सोर्स है और इंटरिम डिविडेंड का क्या सोर्स है। अब पढ़ते हैं, सबसे पहले फाइनल डिविडेंड का क्या सोर्स है उसे रीड करते हैं। सबसे पहला है भैया प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहला सोर्स क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, दिस इज द फर्स्ट सोर्स, प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। एक एग्जांपल ले लूं, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। एक नंबर्स के साथ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, और यहां पर मान लीजिए हमने 25 सितंबर को एजीएम बुलाई, तो फाइनल डिविडेंड एजीएम का यानी इस साल का, देखना इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डिविडेंड, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डिविडेंड जो है यहां पर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होगा। कौन से ईयर का, डिविडेंड फॉर FY 23-24, FY 23-24, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद जब हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हुए सब कुछ, उसके बाद ये फाइनल डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद ये फाइनल डिविडेंड अनाउंस होता है। ठीक है, ओके सर। अब मान लीजिए यहां पर 23-24 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 70 करोड़ रुपए, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो वो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि FY 23-24 जिस साल का आप फाइनल डिविडेंड दे रहे हो, उस साल के डिविडेंड, उस साल के प्रॉफिट्स में से, उस साल के प्रॉफिट्स में से आप क्या कर सकते हो, फाइनल डिविडेंड बांट सकते हो। यानी ये 70 करोड़ का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर का आप फाइनल डिविडेंड देने जा रहे हो उसका आप क्या यूज कर सकते हो, उसका आप प्रॉफिट यूज कर सकते हो। मान लो 1 अप्रैल 2023 को क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था P&L में 70 करोड़, क्रेडिट बैलेंस था P&L में 70 करोड़, और फ्री रिजर्व्स थे 100 करोड़। ये 70 नहीं 90 कर देते हैं, नहीं तो ये फिर सेम सेम हो जाएगा ना, 100 करोड़। ठीक है, तो पहला सोर्स आपको क्लियर हो गया फाइनल डिविडेंड का, प्रॉफिट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, जिस फाइनेंशियल ईयर का फाइनल डिविडेंड बांटा जा रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स में का यूज करके आप डिविडेंड बांट सकती हो। कौन सा, फाइनल डिविडेंड बांट सकती हो। सो यहां पर प्रॉफिट्स arrived at after providing for depreciation in accordance with schedule 2। क्या कहना चाह रहा है आगे, ये जो प्रॉफिट आप करंट फाइनेंशियल ईयर का ले रहे हो ना,
इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करना मत भूलना। डेप्रीसिएशन का जो कैलकुलेशन होता है, आपको पता है कंपनीज एक्ट के अंदर डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी एसेट का डेप्रीसिएशन अगर लगाना होता है तो शेड्यूल 2, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 में सभी एसेट्स की यूजफुल लाइफ दी हुई है। क्या दिया हुआ है? सभी एसेट्स की यूजफुल लाइफ दी हुई है कि बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ इतनी है, मशीनरी की यूजफुल लाइफ इतनी है, कंप्यूटर की यूजफुल लाइफ इतनी है, और उस यूजफुल लाइफ का इस्तेमाल करके पहले रेट कैलकुलेट किया जाता है और उस रेट से हर साल क्या किया जाता है? डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है। तो वो कह रहे हैं भले ही डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है? यस, लेकिन आप जो करंट ईयर का प्रॉफिट लोगे उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करना मत भूलना। तो वो सिंपल सा सिर्फ क्लैरिफिकेशन है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना डेप्रीसिएशन माइनस करे जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड मार दोगे, यानी प्रॉफिट में से डेप्रीसिएशन भी माइनस हो जाना चाहिए। प्रॉफिट्स में से डेप्रीसिएशन भी माइनस हो जाना चाहिए। अल्टीमेटली बेटा हम कौन सा फिगर लेते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर लेते हैं। उसमें से टैक्स भी माइनस हो जाता है, उसमें से डेप्रीसिएशन भी माइनस हो जाता है, उसमें सब कुछ माइनस होकर ही आता है। बट यहां पर उन्होंने अलग से लिख दिया कि क्लियर कर दिया कि शेड्यूल 2 का, कई लोग ऐसा ना कहते कि यार जो डेप्रीसिएशन है उसमें तो कोई कैश का खर्चा है ही नहीं, वो तो नॉन कैश एक्सपेंस है, और माइनस ना करे, इसलिए यहां पर उसे क्या कर दिया गया है? क्लैरिफाई कर दिया गया है। सेकंड सोर्स है बेटा, सेकंड सोर्स है प्रॉफिट्स ऑफ पिछले फाइनेंशियल ईयर। कौन से प्रॉफिट? करंट ईयर का प्रॉफिट तो तुम यूज कर ही सकते हो, लेकिन पिछले सालों का प्रॉफिट भी तुम यूज कर सकते हो। पिछले सालों का प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्री रिजर्व्स। इंटरिम डिविडेंड में कहीं पर भी फ्री रिजर्व्स के बारे में बात नहीं हुई थी, बट मेरे बच्चा यहां पर जो है प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, यानी क्रेडिट बैलेंस इन P&L भी चलेगा, क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट भी चलेगा, और यहां पर आप फ्री रिजर्व्स का यूज भी कर सकते हो। तो मतलब यहां पर जब हम कंपनी का 23-24 का डिविडेंड बांट रहे होंगे तो हम ये 70 करोड़ तो यूटिलाइज कर सकते हैं, हम ये 90 करोड़ भी यूटिलाइज कर सकते हैं, हम ये 100 करोड़ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बच्चों को रात को नींद नहीं आएगी ये सोचकर कि सर क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट और फ्री रिजर्व्स तो सर सेम होता होगा ना सर, फ्री रिजर्व्स और क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है सर, बताइए ना सर, हमें तो दोनों सेम लग रहा है। अबे कद्दू बच्चों, बताता हूं, ईयर वाइज कैलकुलेशन करके बताता हूं, 3-4 ईयर्स की कर देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आए। ईयर 1 ये कंपनी का पहला ईयर है। मुझे बताओ कंपनी का ओपनिंग बैलेंस इन P&L अकाउंट कितना होगा? ओपनिंग बैलेंस इन P&L अकाउंट कितना होगा? सारे बच्चे बताओ। अगर कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है तो कंपनी के P&L अकाउंट के अंदर पहले से बैलेंस कितना होगा? 0 होगा। कंपनी अभी बनी है तो P&L में कैसे बैलेंस होगा? कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व्स होंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व्स कितना होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व्स कितना होगा अगर कंपनी अभी बनी है? अबे 0 होगा। दोनों, जब कंपनी स्टार्ट होती है P&L अकाउंट में भी कुछ नहीं होता और फ्री रिजर्व्स में भी कुछ नहीं होता। फिर कंपनी फर्स्ट ईयर में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट मान लीजिए कंपनी ने पहले ही साल में धमाका कर दिया, 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने का? 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब कंपनी इस 50 करोड़ में से या तो डिविडेंड बांट सकती है ना, या तो डिविडेंड बांट देगी। मान लीजिए कोई डिविडेंड नहीं बांटा, अब कंपनी के पास कितना है? 50 करोड़ का प्रॉफिट है। अब कंपनी अगर चाहे तो इस 50 करोड़ में से कुछ अमाउंट फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकती है, अगर कंपनी चाहे तो कुछ अमाउंट फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकती है। कुछ ट्रांसफर कराऊं या रहने दूं? सर थोड़ा सा ट्रांसफर कर दो। जब कंपनी
फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर करेगी तो क्या एंट्री मारेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फ्री रिजर्व्स, टू फ्री रिजर्व्स। कितना अमाउंट ट्रांसफर कर दें? कंपनी की मर्जी है जितना, 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देगी, 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देगी। तो यहां पर मुझे बताओ, अगर करंट ईयर प्रॉफिट में से जो 50 करोड़ का हुआ था उसमें 10 करोड़ फ्री रिजर्व्स में चला गया तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा? क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा इन पी एंड एल अकाउंट? सारे बच्चे बताएंगे क्लोजिंग बैलेंस पी एंड एल अकाउंट का कितना बनेगा। ये मेरा एरिया नहीं है बताने का, बट मुझे पता है कुछ कद्दू बच्चे क्लास में है तो मुझे बताना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट कितना बनेगा? भाई 50 करोड़ कमाया था, उसमें से 10 करोड़ अगर फ्री रिजर्व्स में डाल दिया तो 40 करोड़ रुपीस बन गया पी एंड एल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस फ्री रिजर्व्स का कितना बनेगा? क्लोजिंग बैलेंस फ्री रिजर्व्स का कितना बनेगा? फ्री रिजर्व्स का क्लोजिंग बैलेंस, उसमें आपने 10 करोड़ डाल दिए ना, जीरो था 10 करोड़ डाल दिए तो 10 करोड़ रुपीस आपका बन गया क्लोजिंग बैलेंस इन फ्री रिजर्व्स। क्लोजिंग बैलेंस इन फ्री रिजर्व्स, ठीक है। ईयर टू का अब ओपनिंग बैलेंस क्या होगा पी एंड एल अकाउंट का? जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग बनता है, तो ये यहां आ जाएगा 40 करोड़, ये यहां आ जाएगा 10 करोड़, ठीक है। ओके सर, कंपनी ने मान लीजिए इस साल 70 करोड़ रुपए कमाए, 70 करोड़ में से अब कंपनी क्या कर सकती है? 70 करोड़ में अब कंपनी क्या कर सकती है? डिविडेंड बांट सकती है। मान लीजिए इस साल भी डिविडेंड नहीं बांटा, छोड़ो क्या बांटना है डिविडेंड। 70 करोड़ में से कुछ पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर करें, नहीं करते इस बार, इस साल कुछ भी रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं करते यार, नहीं करते अपन लोग, ठीक है, ओके, नहीं करते हम लोग, है ना। तो यहां पर मेरे बच्चा, यहां पर मेरे बच्चा, हम लोग अगर हम बात करते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं तो यहां पर अगर हमने ट्रांसफर नहीं करा तो क्लोजिंग बैलेंस पी एंड एल का कितना आएगा? क्लोजिंग बैलेंस पी एंड एल का कितना आएगा? ओपनिंग में 70 ऐड हो जाएंगे, ओपनिंग में 70 ऐड हो जाएंगे, 40 प्लस 70, 40 प्लस 70, 40 प्लस 70 कितना हो गया? 40 प्लस 70 हो गया 110 करोड़। और फ्री रिजर्व्स में कुछ डाला ही नहीं तो वो रह गया 10 करोड़, वो रह गया 10 करोड़। डन। उसके बाद यही फिर से हमारे ईयर 3 में ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे 110 करोड़, 10 करोड़, कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कंपनी को 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। कंपनी ने ये 20 करोड़ रुपए का पूरा डिविडेंड बांट दिया। कंपनी ने क्या करा इस बार? पूरा डिविडेंड बांट दिया, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा मैंने एंट्री मार दी टू बैंक, पैसा बांट दिया, पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को बांट दिया। अब क्या होगा भैया? कुछ भी पी एंड एल अकाउंट के अंदर नहीं बढ़ेगा, कुछ भी पी एंड एल अकाउंट के अंदर नहीं बढ़ेगा, तो यहां पर मेरे बच्चा 110 करोड़ ही रहेगा, फ्री रिजर्व्स में भी 10 करोड़ ही रहेगा। ठीक है, ओके। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि लॉ यहां पर कह रहा है क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट एंड फ्री रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट एंड फ्री रिजर्व्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। किसके लिए यूटिलाइजेशन कर सकते हो मेरे बच्चा? किसके लिए यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप? बिल्कुल डिविडेंड देने के लिए। अब दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं। कितने टाइप के रिजर्व्स होते हैं? टू टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं, टू टाइप्स के रिजर्व होते हैं। एक होते हैं फ्री रिजर्व्स, एक होते हैं फ्री रिजर्व्स और एक होते हैं रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा रिजर्व आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो? ओनली एंड ओनली this can be used for
पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सर रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स कौन से होते हैं बेटा? जिनका कोई पर्पस होता है, जो किसी पर्पस से बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं, या जिन पर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन लगी होती है, जिनके ऊपर कोई क्या लगी होती है? रेस्ट्रिक्शन। एग्जांपल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। ये इसका पर्पस बहुत सिंपल है। ये रिजर्व डिविडेंड बांटने के लिए नहीं बनाया जाता, ये रिजर्व डिबेंचर्स का पैसा वापस देने के लिए बनाया जाता है, डिबेंचर्स का पैसा वापस देने के लिए बनाया जाता है। इसे डिविडेंड के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। डिपॉजिट्स रीपेमेंट रिजर्व, डिपॉजिट्स रीपेमेंट रिजर्व, ठीक है। सो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व सिर्फ कंपनी ने अगर कोई डिपॉजिट्स लिए हैं, उन डिपॉजिट्स का पैसा वापस करने के लिए बनाया जाता है। कंपनी उनसे डिविडेंड नहीं बांट सकती, कंपनी उनसे डिविडेंड नहीं बांट सकती। फिर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसका यूटिलाइजेशन, इस पैसे का यूटिलाइजेशन कंपनी कर सकती है। पता है किस लिए कर सकती है? इस पैसे का यूटिलाइजेशन कंपनी डिविडेंड के लिए नहीं करती। इसके सिर्फ 5 पर्पस है। कितने पर्पस है? 5 पर्पस, जो सेक्शन नंबर 52 में बताए गए हैं। सेक्शन नंबर 52 के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 पर्पस बताए गए, और उन 5 पर्पस के अंदर डिविडेंड मेंशन नहीं है। उन 5 पर्पस के अंदर डिविडेंड मेंशन नहीं है। तो कंपनी इन रिजर्व्स का अगर कंपनी के पास बैलेंस है भी ना, तो कंपनी चाह कर भी इनसे क्या नहीं बांट सकती है? डिविडेंड नहीं बांट सकती है। कंपनी चाह कर भी इनसे डिविडेंड नहीं बांट सकती। प्लस कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो सिर्फ बुक्स में बनते हैं, कंपनी को उनसे कोई पैसा नहीं आता। अगर आपने कभी देखा होगा, मान लीजिए एक कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी थी। एक कंपनी ने क्या खरीदी थी? बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है। वो बिल्डिंग कंपनी ने 10 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आज उस बिल्डिंग की वैल्यू, ये हमारी है परचेज वैल्यू, परचेज। आज उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू हो गई है 100 करोड़। आज उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 100 करोड़। तो कंपनी ने क्या करा? अपनी बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया। क्या कर दिया? रीवैल्यू कर दिया। कैसे बिल्डिंग को रीवैल्यू करा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 100 माइनस 10, 90 करोड़ रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी। टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट दैट इज 90 करोड़ रुपीस। सारे बच्चे बताओ, क्या इस एंट्री को मारने से कंपनी के पास किसी भी तरीके का कोई पैसा आया है क्या? किसी भी तरीके का कोई पैसा आया है क्या? द आंसर इज नो। इन रिजर्व्स को बनाने से इन्हें हम नोशनल रिजर्व्स या नोशनल गेन भी कह सकते हैं, जो एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं। सिर्फ बुक्स में तो आप बिल्डिंग की वैल्यू 1000 करोड़ दिखा दो और रिवैल्यूएशन रिजर्व और उससे प्रॉफिट बांट दो, नहीं। यहां पर लॉ कह रहा है भैया, इस तरह के रिजर्व जो एसेट्स को बढ़ाकर या लायबिलिटी की वैल्यू को कम करके बनाए जाते हैं, उनसे कंपनी को रियलिटी में कोई कैश इनफ्लो नहीं होता, कंपनी को कोई फायदा नहीं होता। तो उससे भी कंपनी क्या नहीं कर सकती है? डिविडेंड नहीं बांट सकती है। उससे भी कंपनी क्या नहीं कर सकती है? डिविडेंड नहीं बांट सकती है, ठीक है। सो इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली फ्री रिजर्व, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर रिजर्व्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अदर रिजर्व्स में क्या क्या आ जाएगा? डिपॉजिट रिडम्पशन, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन सब का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। थर्ड सोर्स बोला उन्होंने, बोथ ए एंड बी। थर्ड सोर्स क्या है? कोई अलग सोर्स नहीं है, मतलब दोनों को मिक्स करके भी डिविडेंड पे किया जा सकता है। दोनों को मिक्स करके भी पे किया जा सकता है। तो थर्ड है बोथ, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके भी दिया जा सकता है। और फिर आता है बेटा लास्ट, जो आपको समझने की जरूरत है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पहले खुद रीड करो, फोर्थ पॉइंट क्या कह रही है? फोर्थ पॉइंट रीड करो। क्या आपको समझ आ रहा है कि कहां से पैसा देने की बात हो रही है? एक बारी रीड करो।
यस बैंक बेटा कर सकती है। चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, इस पॉइंट को समझने की, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मान लीजिए एक कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% होल्ड करती है, बीएसएनएल कंपनी। नाम सुना है क्या? भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड, शॉर्ट में जिसे हम क्या बोलते हैं, बीएसएनएल कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी। करंटली बेटा लॉसेस कर रही है। क्या कर रही है कंपनी? करंट में क्या है? लॉस में है। मुझे लगता है कि इस कंपनी को रिवाइव करने की जरूरत है। अगर इस कंपनी को लड़ाई करनी है जियो से, अगर इस कंपनी को लड़ाई करनी है एयरटेल से, अगर इस कंपनी को लड़ाई करनी है वोडाफोन आइडिया से, तो इस कंपनी को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है, मान लीजिए बाहर के किसी, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक के पास जाती है और वर्ल्ड बैंक को बोलती है कि देखिए हमारे यहां, हमारे पास एक बहुत बढ़िया कंपनी है जो अभी लॉसेस में है, लेकिन इनके पास ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए। कितने के शेयर खरीद लीजिए? 500 करोड़ रुपए लगा के हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, ये कंपनी जैसे ही पैसा मिलेगा ना, ये कंपनी इन सब के कॉम्पिटिटर की बैंड बजा देगी, ये कंपनी नंबर 1 में आ जाएगी। पूरे इंडिया के लोग फिर इसी कंपनी का सिम यूज करेंगे और ये कंपनी अंधा पैसा कमाएगी। और जब ये कंपनी अंधा पैसा कमाएगी तो आपको दबा के क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। आपको दबा के क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा और हमारी कंपनी भी रिवाइव हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है ये कंपनी जो सालों से लॉसेस में है, ये कंपनी में मैं पैसा डालूंगा और ये कंपनी जगमगा उठेगी, बट अगर ये जगमगा नहीं उठी तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा, मुझे डिविडेंड कैसे मिलेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, मैं गारंटी देती हूं, अगर ये कंपनी 2 सालों के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं होती, अगर प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो प्रॉफिट से ही डिविडेंड बांट देगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो मेरे को क्या करना, प्रॉफिटेबल होगी तो सीधा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती और आपको डिविडेंड नहीं दे पाती, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये जो अमाउंट आप लगा रहे हो इस पे 20% का डिविडेंड ये कंपनी पे करेगी। ईयर 1 गया, कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। ईयर 2 गया, कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। दोनों साल में बल्कि लॉसेस 4 गुना हो गए, दोनों साल में लॉसेस और बढ़ गए, कोई कंपनी जगमगाई नहीं और लॉसेस में चली गई। तो यहां पर अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी कि डिविडेंड आपको मिलेगा और यहां पर डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से इस कंपनी में क्या देगी? पैसा डालेगी। क्यों पैसा देगी इस कंपनी को? ताकि उस पैसे से कंपनी क्या कर सके? शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट सके। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, तो वो गारंटी को तो उसे फुलफिल कराना पड़ेगा। यही बात यहां पे लिखी है कि मनी गिवन बाय, मनी किसने? कंपनी को दी। मनी दी कंपनी को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने दी। क्यों पैसा दिया बीएसएनएल को? ताकि बीएसएनएल डिविडेंड बांट सके, ताकि बीएसएनएल क्या बांट सके? डिविडेंड बांट सके। लेकिन ये पैसा क्यों देना पड़ा? इन परजुएंस ऑफ द गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी ले रखी थी, इसीलिए गवर्नमेंट को उस कंपनी को पैसा देना पड़ा। और क्योंकि गवर्नमेंट ने उस कंपनी को पैसा दिया, तो वो उस पैसे से, अब प्रॉफिट्स भी नहीं है बीएसएनएल के पास, ना तो प्रॉफिट्स थे, ना तो प्रॉफिट्स थे, ना तो उसके पास क्या बोलते हैं प्री रिजर्व, कुछ भी नहीं था इसके पास। तो ऊपर का तो कोई सोर्स था ही नहीं। तो ये लास्ट सोर्स था जो गवर्नमेंट ने दी यार। लेकिन गवर्नमेंट ये तभी करती है जब उसने गारंटी ले रखी होती है, अदरवाइज गवर्नमेंट कभी पैसा नहीं देती। ठीक है, ओके सर। तो नोट 1 क्या कह रहा है भैया? बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, अगर कंपनी कोई डिविडेंड बांट रही है तो जो पिछले साल के लॉसेस हैं और पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो पहले सेट ऑफ किया जाएगा करंट ईयर के प्रॉफिट से। यानी इस लाइन का अगर मतलब समझे तो मान लीजिए कंपनी को ईयर 1 में 20 करोड़ का लॉस हुआ था, ईयर 2 में 10 करोड़ का लॉस हुआ था।
तो कंपनी को टोटल 30 करोड़ का लॉस हुआ। कंपनी ने यहां पर भी डिविडेंड नहीं बांटा, यहां पर भी डिविडेंड नहीं बांटा, लेकिन ईयर 3 में कंपनी ने 70 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये कंपनी पूरा 70 करोड़ रुपए प्रॉफिट में बांट सकती है? तो लॉ कहता है नहीं, कंपनी पूरा 70 करोड़ प्रॉफिट में नहीं बांटेगी। क्यों? पहले इस 70 करोड़ में से पिछले साल का 20 करोड़ माइनस होगा, पिछले साल का 10 करोड़ का लॉस माइनस होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा 40 करोड़ का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से आप क्या कर सकते हो? डिविडेंड बांट सकते हो। यानी अगर कंपनी को पिछले साल में लॉसेस हुए होते हैं तो पहले वो प्रॉफिट से क्या किए जाते हैं? करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है ना, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा जाता है, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा जाता है। यही बात फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखी है, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस, है ना, नॉट कैरिड इन प्रीवियस ईयर, यानी पिछले सालों के जो हैं वो पहले सेट ऑफ किए जाएंगे फॉर दी करंट ईयर। नोट 2 में ऑलरेडी समझा चुका हूं, अगर कंपनी एसेट की वैल्यू को बढ़ाकर रिजर्व्स क्रिएट कर रही है या लाइबिलिटीज की वैल्यू को घटाकर रिजर्व क्रिएट कर रही है, ऐसे रिजर्व्स को कहा जाता है नोशनल गेन्स, ऐसे रिजर्व्स को कहा जाता है अनरियलाइज्ड गेन, क्योंकि कंपनी को कोई पैसा नहीं मिला। इस रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन, कंपनी इस रिजर्व्स का इस्तेमाल डिविडेंड देने में नहीं कर सकती, डिविडेंड देने में नहीं कर सकती। इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, यानी जो आपके अनरियलाइज्ड गेन है, जो आपके नोशनल गेन है, जो आपने एसेट को रिवैल्यू किया है या एसेट या लाइबिलिटी की अमाउंट को चेंज किया है, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। सारे बच्चे एक बारी एग्जांपल 4 रीड करेंगे, इसी से रिलेटेड है। सारे बच्चे एक बारी एग्जांपल 4 रीड करेंगे, इसी पॉइंट से डायरेक्टली रिलेटेड है ये पॉइंट। पढ़ लीजिए, मैं इधर हो जाता हूं। और लौ सेहत के लिए हानिकारक है, लौ सेहत के लिए हानिकारक है। आशीष बेटा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बीएसएनएल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो वो तो चाहेगी ना कि ये कंपनी वापस से रिवाइव हो जाए। न न न तेजल कह रहा है सर आज शाम की क्लास भी ले लो। ठीक है तेजल बेटा। चलिए एग्जाम्पल 4 में सिंपल सा है बेटा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 20 लाख रुपए, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 20 लाख रुपए था और फ्री रिजर्व्स 24 लाख रुपए थे। तो क्या कंपनी ये 20 लाख रुपए यूटिलाइज कर सकती है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स के? द आंसर इज नो। द अमाउंट ऑफ 20 लाख रुपीज कैन नॉट बी कंसीडर्ड,
हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ना तो हम इसे फ्री रिजर्व्स का पार्ट मानेंगे। यानी कंपनी जो डिविडेंड बांटेगी वो किस में से बांटेगी, सिर्फ 24 लाख में से डिविडेंड बांट सकती है, फ्री रिजर्व्स में से। लेकिन कंपनी 20 लाख रुपीस का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, कंपनी 20 लाख रुपीस का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती। लास्ट नोट बेटा, इस क्लास का लास्ट नोट, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नोट 3, नोट 3 क्या कह रहा है, दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं बेटा, कंपनी को दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। यह बात मैंने आपको प्रोस्पेक्टस चैप्टर में भी समझाई थी, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। मान लीजिए एक कंपनी है गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो किस बिजनेस में है, समोसे बेचने के बिजनेस में है। कंपनी ने करंट ईयर में समोसे बेचकर, कंपनी ने करंट ईयर में समोसे बेचकर 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, समोसे बेचकर 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। यह कंपनी का क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट है। यह कंपनी का क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट है। फिर आता है मेरे बच्चा कैपिटल प्रॉफिट। मान लीजिए इस कंपनी ने अपनी एक शॉप जो 10 करोड़ में खरीदी थी, अपनी एक शॉप जो 10 करोड़ में खरीदी थी, वो 50 करोड़ में बेच दी। क्या मैं कह सकता हूं दुकान बेचकर 40 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, दुकान बेचकर 40 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। बट क्या यह प्रॉफिट कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट है? क्या कंपनी का बिजनेस है क्या दुकानें खरीदना बेचना? अरे दुकान पुरानी हो गई थी, कहीं और दुकान लेनी थी, तो कंपनी ने ये वाली दुकान को सेल आउट कर दिया। तो ये कंपनी का नॉर्मल बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो नॉर्मली कंपनी को अपना रीलोकेट करना था, कहीं और दुकान खोलनी थी, इसलिए कंपनी या पुरानी हो गई थी तो बेच दिया। तो वहां पर इस प्रॉफिट को बोला जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को बोला जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। तो वो बोल रहे हैं कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट सेम एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। यानी आप नॉर्मली रेवेन्यू प्रॉफिट से डिविडेंड बांटते हो, कैपिटल प्रॉफिट से बांटते नहीं हो, बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट अर्न्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, एंड नॉर्मली ये डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं होते। मतलब आप रेवेन्यू प्रॉफिट से तो डिविडेंड बांट सकते हो, बट आप कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बांट सकते। नॉर्मली कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड बढ़ता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारी आज की क्लास होती है भाई खत्म। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? आरसी पर बेटा बाकी नॉन कैश आइटम्स का कुछ भी नहीं, सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात हुई है। कितने बजे है नेक्स्ट क्लास? 1 बजे है, बड़ी जल्दी है यार। नहीं शिपक बेटा किसी भी कंपनी पे हो सकता है। चलो 3 बजे वाली क्लास भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो 3 बजे वाली क्लास भी मैं ले लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए बाय।